मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे जज्बात मुझे सुकून नहीं लेने देते थे। मेरा शौहर दबाई में रहता था। एक बार ज्यादा ही बेचैन हुई तो अपनी एक नंगी तस्वीर शौहर को सेंड कर दी, लेकिन वो तस्वीर गलत से देवर के नंबर पर चली गई। आज मेरा दिल ज्यादा ही बेचैन हुआ था तो मैंने अहमद को कॉल लगा दी। मैंने पूछा कब आऊंगे, क्योंकि इसे दुबई गए हुए काफी वक्त हो गया था। अहमद कहने लगा मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ महीने और लग जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई। मैंने कहा आखिर तुम पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते? कहने लगा मरियम समझने की कोशिश करो, हमारे घर के हालात अभी अच्छे हो सकते हैं जब मैं मेहनत करूंगा, और अगर मैं इस तरह छुट्टियां ले लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अगर अपने खर्चे पर पाकिस्तान वापस आ भी जाऊं तो इतना पैसा लग जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलेंगी और वही मुझे पाकिस्तान भेजने का खर्चा भी उठाएंगी, मेरी छुट्टियों के पैसे भी नहीं कटेंगे। अहमद मुझे अपनी परेशानी बता रहा था। मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी जिद करने लगी, कोई बात नहीं, अपना पैसा लगाकर और छुट्टियां लेकर आ जाओ। अहमद कहने लगा इतना पैसा आने में लगा दूंगा तो घर कैसे चलेगा, कुछ महीने इंतजार कर लो। अहमद की बात सुनकर मैं चुप हो गई। शादी के एक महीने बाद ही अहमद दुबई चला गया था और अब हमारी शादी को 1 साल होने वाला था और मैं इसका इंतजार करते करते पागल हो रही थी। नई नई शादी को एंजॉय करने के मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए थे। कितने ख्वाब सजाए थे मैंने कि मैं अपने शौहर के साथ हर जगह झूमूंगी, हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, हर रात अहमद की बाहों में गुजरेगी। लेकिन सारे ख्वाब कांच की तरह टूट कर बखर गए थे। अहमद भी दुबई से अपनी बीताबियां बताता रहता था, हर बार यही कहता कि मैं नहीं रह सकता, बस जल्द ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद होने लगती थी कि जल्द ही अहमद वापस आ जाएगा। मगर इंतजार करते करते 1 साल गुजर गया और अहमद अभी तक वापस नहीं आया था। वो हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता कि मरियम ये बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी आसान नहीं है तुमसे और घर वालों से इतना दूर रहना। मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान नहीं होता, मालिकों की बात माननी पड़ती है और अगर ना मानो तो वो नौकरी से निकालने में देर नहीं लगाते। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी बेरोजगारी है, वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे निकाल देंगे तो कोई और रख लेंगे, लेकिन मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी नहीं मिलती तो कैसे आऊं? मैं तो शादी के बाद से अहमद से अलग ही रह रही थी, जैसे तैसे दिल को समझाकर वक्त गुजार रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे लिए अपने शौहर के बगैर रहना और भी मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे जज्बात अहमद के लिए ही थे। 1 महीने में इसने जो मोहब्बत दी थी मैं इसकी दीवानी हो चुकी थी। इसके बगैर एक पिल भी रहने का सोच नहीं सकती थी, लेकिन वो शादी के 1 महीने बाद ये कहकर चला गया कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा और अलग घर बनाएंगे। ससुराल वालों की खिदमत करते करते मेरा दिल भर चुका था। अगर दिल खुश हो तो खिदमत करने में भी मजा आता है, लेकिन ना शौहर साथ था ना उसकी मोहब्बत में बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कभी कभी अपने मैके जाकर अपने बाप से भी शको करती कि ये कैसी शादी है जिसमें शौहर साथ ही नहीं रहना चाहता, इसे बस कमाने की फिक्र है, बीवी की कोई परवाह नहीं। मैं शादी के बाद मुश्किल से 1 महीना ही अहमद के साथ रही थी, अब तो ऐसा लगता था जैसे मैं अभी तक कन्वारी हूँ। मेरा शौहर भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन इसके उदास होने से क्या फायदा जब वो मेरे पास नहीं था। वो मुझसे कहता अपनी तस्वीरें भेजा करो, मैं देखकर थकन उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता, मैं इसे देखकर रोने लगती तो वो तसल्ली देता कि कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते छुट्टी मिल जाए तो आ जाऊंगा, तुम परेशान ना हो। हर बार वो नई उम्मीद देकर मेरा दिल तोड़ देता कि छुट्टी नहीं मिल रही। अहमद के जाने के बाद मैंने खुद को संवारना छोड़ दिया था, लेकिन जब वो वीडियो कॉल पर मुझे देखता तो कहता ये क्या हालत बना रखी है, खुद को तैयार रखा करो। इसकी बात पर मैं फिर से थोड़ा बहुत तैयार होने लगी और अपनी तस्वीरें इसे भेजने लगी। वो तारीफ करता तो मुझे अच्छा लगता, मैं शर्मा जाती। मुझे वैसे भी तारीफ सुनने का शौक था। मेरी सास बहुत पुराने ख्यालात की थी। अहमद का मुझे इस तरह प्यार दुखाना इसे पसंद नहीं था। वो कहने लगी अहमद दिन ने एक बार वीडियो कॉल करता है और तुम पूरा दिन सजी संवरी रहती हो, घर में जवान देवर और जेठ हैं, इस तरह घूमोगी तो उनकी नज़र तुम पर जाएगी। मैं चुप हो गई। मेरे एक देवर और एक जेठ था। अहमद दूसरे नंबर पर था।
जेठ की अभी शादी नहीं हुई थी और देवर की मंगनी टूट चुकी थी। सास की पाबंदियां बढ़ती जा रही थीं। मैं मेकअप करती तो वो रोक देती, कहती सादा रहा करो, सर पर दोपट्टा रखा करो। मुझे बहुत बुरा लगता था। अहमद से शिकायत करती तो वो भी कहता माँ ठीक कहती है। मैं कहती मुझे मैके जाने दो, लेकिन वो भी नहीं मानता था। कहता लोग बातें बनाएंगे। मैं कैद होकर रह गई थी। अहमद से मोहब्बत थी, लेकिन इसके घर वालों से घुटन होती थी। वक्त के साथ मैं खुद को बिखरता हुआ महसूस करने लगी। रात को सोते वक्त मुझे अहमद की बहुत याद आती। मैं तकिया सीने से लगा लेती और कभी बाथरूम में जाकर नहाने लगती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी तस्वीरें बनाने का शौक हो गया, खास तौर पर अकेले में। ये आदत बढ़ती गई और एक दिन जज्बात में आकर मैंने एक ऐसी तस्वीर बना ली जो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। मैं चाहती थी अहमद मेरी तारीफ करे, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि यह कदम मेरी जिंदगी में तूफान ले आएगा। एक दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया। अहमद ने कहा तुम शोइब देवर को दे दो, वो ठीक करवा देगा। मैंने दे दिया। शाम को इसने वापस कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि इसने मोबाइल ठीक करवाते हुए मेरी सारी निजी तस्वीरें देख ली थीं और अपने मोबाइल में महफूज कर ली थीं। एक रात मैंने गलती से एक तस्वीर इसे भेज दी जो अहमद को भेजनी थी। मैं घबरा गई और रात को इसके कमरे में जाकर मोबाइल से तस्वीर डिलीट करने की कोशिश की, मगर जब गैलरी खोली तो मैं हैरान रह गई। इसके मोबाइल में मेरी बहुत सी तस्वीर मौजूद थीं। वो जाग गया और मुझे देखकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा ये तस्वीरें डिलीट करो, मगर वो हंसने लगा और बोला ये तुमने खुद बनाई है। इसने मुझे धमकी दी कि सब कुछ अहमद को बता देगा। मैं मिन्नतें करने लगी, मगर वो नहीं माना। इसके बाद मेरी जिंदगी अजाब बन गई। मैं हर वक्त डरी रहती, अहमद से बात करते हुए भी घबरा जाती। आखिरकार मैंने अहमद को सच बताने का सोचा, मगर जब मैंने इसे सिर्फ तस्वीरों के बारे में बताया तो वो सख्त नाराज हुआ और मुझे डांटने लगा। मैं खुद को कोसने लगी कि काश मैंने ये सब न किया होता। अब मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां ना सच कह सकती थी ना छुपा सकती थी।